सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। मामला विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी कर रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार के साथ अन्य पक्षकारों से भी जवाब मांगा। याचिकाओं पर सुनवाई जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में हो रही है। पीठ ने अगली सुनवाई की तारीख से पहले राज्य सरकार, स्पीकर के अधिकारी, तेलंगाना विधानसभा सचिव, भारत के चुनाव आयोग और दल बदलू विधायकों से जवाब मांगा है। अदालत में दाखिल एक याचिका में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 3 भारत राष्ट्र समिति विधायकों की अयोग्यता पर तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। एक अन्य याचिका में दल बदल करने वाले 7 विधायकों को लेकर अहम सवाल पूछे गए हैं। अब आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को क्या नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस में शामिल हुए BRS विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला करने में देरी के लिए तेलंगाना सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की है। एक याचिका में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 3 BRS विधायकों को अयोग्य ठहराने के तेलंगाना हाईकोर्ट के नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है, जबकि दूसरी याचिका दल बदल करने वाले शेष 7 विधायकों के बारे में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी और सिविल जज के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया को जल्दबाजी से आगे बढ़ाने पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि जब शीर्ष अदालत JMFC और सिविल जज के लिए योग्यता निर्धारित करने के मामले की सुनवाई कर रही थी, तो चयन प्रक्रिया में जल्दबाजी की क्या जरूरत है। पीठ ने कहा कि उक्त निर्णय के परिणाम का JMFC और सिविल जज के लिए निर्धारित की जाने वाली योग्यता पर सीधा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या किसी अभ्यर्थी को JMFC और सिविल जज के पद के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में एक वरिष्ठ संख्या में वर्ष निर्धारित किए जाने चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट विनियामक प्राथमिकता की कार्यप्रणाली की आलोचना कर इसे निराशाजनक करार दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ में वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने बताया, रेरा कानून का कार्यान्वयन विफल रहा है। निजी बिल्डरों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, रेरा के तहत नियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली निराशाजनक है। हालांकि राज्य नए नियामक उपायों का विरोध कर सकता है। बता दें कि रियल एस्टेट अधिनियम 2016 में बना था। संसद से बने इस कानून का मकसद रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और आवास परियोजनाओं में निवेश और घर खरीदारों के पैसे की सुरक्षा करना था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट से 4 और बॉम्बे हाईकोर्ट से 3 न्यायाधीश सहित 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों को मंगलवार को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। विधि मंत्रालय ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश को 12 अगस्त से अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 1 साल का नया कार्यकाल दिया गया है। अतिरिक्त न्यायाधीशों को आमतौर पर न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने से पहले 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा घेरा हटाने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर जवाब देने के लिए उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को आखिरी मौका दिया। जस्टिस बेला M त्रिवेदी व जस्टिस प्रसन्ना B वराले की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि दुष्कर्म पीड़िता
और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा उसे आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।